नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप का संपूर्ण निचोड़ एक ही वीडियो के अंदर। तो आइए देखते हैं यूरोप महाद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो हमने बताया था कि जो पृथ्वी थी उसका पेंजिया जो भाग था उसके दो भाग हुए थे, उत्तरी अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड। तो उत्तरी अंगारालैंड से बना हुआ भाग है यूरोप महाद्वीप, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका। तो हम यूरोप की बात करें यहाँ पे, तो यूरोप क्या है? तो यूरोप में यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा नदी। ये बलदाई पहाड़ियों से निकलती है। और यूरोप की हम बात करें कि यूरोप की गर्म धारा या गर्म कंबल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम को। गल्फ स्ट्रीम को। यहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो यूरोप के अंदर कोई भी मरुस्थल नहीं है। इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। तो झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहते हैं। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। पो नदी को कहा जाता है। खेल का मैदान कहाँ पर है? तो खेल का मैदान स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड और इससे नीचे आती है इटली। इन दोनों के मध्य में आल्प्स पर्वत है। और आल्प्स पर्वत की एक सबसे ऊंची चोटी है, 4,807 मीटर इसकी ऊंचाई है। वो है माउंट ब्लॉन्क चोटी। तो यूरोप का सर्वोच्च शिखर वो कौन सा है? माउंट एलबुर्ज। इसकी ऊंचाई है 5,642 मीटर। 5,642 मीटर। और जो सर्वोच्च शिखर है यूक्रेन के अंदर काकेशस पर्वत है। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एलबुर्ज। और यूरोप के अंदर क्या पाया जाता है? तो यूरोप के अंदर एक देश है नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी की बात करें हम, तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और ओस्लो में राजधानी को हम जो रिलेट करते हैं वो करते हैं स्टार से। तो ओस्लो के अंदर क्या दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो के अंदर दिया जाता है। और नॉर्वे को क्या कहते हैं? मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य
नॉर्वे को कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी कि स्वीडन और स्वीडन की जो राजधानी है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। कैसे याद रखेंगे? नाव कैसे चलती है? स्लो। नाव चली स्लो, तो नॉर्वे की राजधानी हो गई ओस्लो। नाव कैसे चली? स्लो, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। स्वीडन तो इसमें सुई आ रहा है, इसमें स्टॉक आ रहा है, तो सुई को क्या कर दें? स्टॉक कर दें। सुई को क्या कर दें? स्टॉक। देखा होगा डॉक्टरों के पास सुई का क्या रहता है? एक स्टॉक रहता है। तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन सी? तो वो लिखें, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और यूरोप की चोटी कौन सी है? माउंट ब्लॉन्क की जो ऊंचाई है वो है 4807 मीटर। 4807 मीटर। तो एक बार देखें, यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें, वो वोल्गा नदी। और यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम को। यहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रायद्वीप अधिक हैं। प्रायद्वीप क्या है? यहाँ पे ज़्यादा हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है, जो इटली से निकलती है। खेल का मैदान यूरोप खेल का मैदान कहाँ पर है? तो वो है स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर क्या है? वो है माउंट एल्ब्रुज। 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है। यूरोप की चोटी कौन सी है? माउंट ब्लॉन्क है। 4807 मीटर इसकी ऊंचाई है। नार्वे एक देश है, तो नार्वे की राजधानी है ओस्लो। नाव चली स्लो, तो शांति का, और स्लो चलेगी तो शांति आएगी। क्या आएगी? शांति। तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ओस्लो के अंदर। और नार्वे को मध्यरात्रि का सूर्य भी कहते हैं। स्वीडन तो सुई का स्टॉक रहता है, तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और यूरोप की बात करें हम, तो यूरोप कहाँ पर स्थित है? यह उत्तरी गोलार्ध में है। ये कहाँ पर स्थित है? यूरोप उत्तरी गोलार्ध में। नॉर्वे, स्वीडन और एक और होता है हमारा फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, स्टॉकहोम। अगला हमारा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड तीनों से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त होकर जाता है। कौन सा वृत्त गुजरता है? आर्कटिक वृत्त गुजरता है। कहाँ से? तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से। अब इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो देखें, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आगे इसको इरेज करने के बाद हम देखेंगे और इसके यूरोप के बारे में। तो इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं।
हैं यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर। तो देखें हम इसकी बात करें यूरोप की, तो यूरोप का बनाए डायग्राम। तो यूरोप की बात करें, यूरोप की बात करें तो क्या है इसकी यूरोप के अंदर। तो यहाँ पे एक देश है नॉर्वे, नॉर्वे स्वीडन, नॉर्वे स्वीडन, फिनलैंड, 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 डेनमार्क, डेनमार्क, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क, और यहाँ पर है आइसलैंड, आइसलैंड। तो नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड और डेनमार्क, और यहाँ पर क्या आइसलैंड, एस्टोनिया, 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 लाटविया, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, 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 एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। और यहाँ पर है वेल्स, 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 उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड। अब आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। अब ये क्या हैं? तो हम बात करें आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, स्वीडन और इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन और इंग्लैंड और डेनमार्क, डेनमार्क। लेकिन डेनमार्क इसमें नहीं गया है, तो इसे कहते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। अब नेवियाई प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप अधिक हैं, इसलिए तो इंग्लैंड, इसलिए तो यूरोप को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। और ये हैं स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये क्या है? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है। और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये चारों के चारों क्या हैं? स्कैंडिनेवियाई देश हैं। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तो ये क्या क्या कहलाती हैं? ये बाल्टिक देश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बाल्टिक देश, बाल्टिक देश। क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? बाल्टिक सागर है। क्या है? बाल्टिक सागर। यहाँ पर बाल्टिक सागर है, तो इन्हें कहते हैं एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक देश कहलाते हैं। यहाँ पर बाल्टिक सागर है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क स्कैंडिनेवियाई देश हैं। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये क्या है? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप हैं। वेल्स, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ये चारों के चारों क्या हैं? इन चारों की बात करें तो इन चारों को कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में संविधान कैसा है? तो लचीला संविधान है। कैसा संविधान है? तो यहाँ पर लचीला संविधान है। यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इन चारों से मिलकर बना हुआ है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम के अंदर लचीला संविधान है। अगला है, बात करें हम किसकी? वेल्स, स्कॉटलैंड और कौन सा? इंग्लैंड।
उत्तरी आयरलैंड को छोड़कर, उत्तरी आयरलैंड को छोड़कर ये जो 3 देश बचे, इन तीनों देशों को कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। एक बार फिर देखें और इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप कहलाते हैं। और प्रायद्वीप अधिक होने के कारण यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क स्कैंडिनेवियाई देश कहलाते हैं। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये बाल्टिक देश कहलाते हैं और यहाँ पर बाल्टिक सागर है। वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ये चारों के चारों क्या मिलकर बनाते हैं? यूनाइटेड किंगडम के अंदर आते हैं। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान है। यूरोप महाद्वीप की प्रमुख खाड़ी, तो कौन कौन सी इसकी प्रमुख खाड़ियां हैं? तो इसकी बात करें कि यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है स्वीडन, स्वीडन, स्वीडन। और ये जो देश है, इस देश का नाम है फिनलैंड, फिनलैंड, फिनलैंड। और इसका जो नाम है वो है एस्टोनिया, एस्टोनिया, एस्टोनिया। और इसका जो नाम है वो है लाटविया, लाटविया, लाटविया। तो स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया और लाटविया। तो खाड़ियों के क्या क्या नाम हैं? और यहाँ पे एक देश है, इस देश का नाम है फ्रांस, फ्रांस। और इसका जो नाम है वो है स्पेन, स्पेन, स्पेन। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में भी एक खाड़ी है, इस खाड़ी का क्या नाम है? तो यहाँ पर भी एक खाड़ी है। अब खाड़ी होती क्या है? पहले बात करेंगे खाड़ी, खाड़ी क्या होती है? तो ऐसा भाग जो जिसका स्थल ज़्यादा घेर ले, यानी कि ये स्थल का भाग क्या है? ज़्यादा है और जल का भाग क्या है? कम है। तो स्थल भाग से ज़्यादा घिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। तो इसके बीच में जो खाड़ी है वो कौन सी खाड़ी है और इसके बीच में वो कौन सी खाड़ी है? इन खाड़ियों के नाम देखें। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में जो खाड़ी है उस खाड़ी का नाम है बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया, बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी। फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में जो खाड़ी है इस खाड़ी का नाम है फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड, फिनलैंड की, फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी। एस्टोनिया और लाटविया के बीच में जो खाड़ी है, एस्टोनिया और लाटविया के मध्य में जो खाड़ी है इस खाड़ी का नाम है रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी। तो रीगा की खाड़ी। फिनलैंड और स्वीडन के मध्य में जो खाड़ी है उस खाड़ी का नाम है बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी। फिनलैंड और एस्टोनिया के मध्य में जो खाड़ी है इस खाड़ी का नाम है फिनलैंड की खाड़ी। और एस्टोनिया और लाटविया के मध्य में जो खाड़ी है वो है रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी। अब आइए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि फ्रांस और स्पेन के मध्य में कौन सी खाड़ी है, फ्रांस और स्पेन के मध्य में कौन सी खाड़ी है? तो फ्रांस और स्पेन के मध्य में जो खाड़ी है वो है बिस्के की खाड़ी, बिस्के, बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर पेपर में पूछे आपसे कि स्वीडन और फिनलैंड के बीच में कौन सी खाड़ी है तो वो है बोथनिया की खाड़ी। फिनलैंड और एस्टोनिया के मध्य में कौन सी खाड़ी है तो वो है फिनलैंड की खाड़ी। और एस्टोनिया और लाटविया, एस्टोनिया और लाटविया के मध्य में कौन सी खाड़ी है तो वो है रीगा की खाड़ी। फ्रांस और स्पेन के मध्य में पूछ ले तो वो है बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। अब हम देखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप यूरोप महाद्वीप की प्रमुख खाड़ी। अब देखेंगे अगली हेडिंग जो हमारी है वो है यूरोप महाद्वीप की, यूरोप महाद्वीप की प्रमुख, यूरोप महाद्वीप की प्रमुख श्रृंखलाएं, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं,
प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। तो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं यूरोप महाद्वीप की। तो इसको इरेज करें, इरेज करने के बाद हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी खाड़ी हैं। तो इरेज करें, इरेज करने के बाद देखते हैं, इसको इरेज करें तो देखें यहाँ पर कि कौन कौन से पर्वत हैं और तो हेड डाल लें यूरोप महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। वो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं। तो यहाँ पे एक देश है, इस देश का नाम है फ्रांस, फ्रांस। और यहाँ पे एक देश है, इस देश का नाम है स्पेन, स्पेन। यहाँ पे एक देश है, इस देश का नाम है इटली। यहाँ पे एक देश है, इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला हैं। तो हम बात करें फ्रांस और स्पेन के मध्य में जो पर्वत श्रृंखला है वो है पिनेरीज पर्वत श्रृंखला, पिनेरीज पर्वत श्रृंखला, पिनेरीज पर्वत श्रृंखला। और इससे आगे एक पर्वत श्रृंखला और है, इस पर्वत का नाम है जूरा पर्वत, जूरा पर्वत, जूरा पर्वत। इससे एक पर्वत श्रेणी और है बॉसजस पर्वत श्रेणी, बॉसजस पर्वत श्रेणी, बॉसजा पर्वत श्रेणी। तो बॉसजा पर्वत श्रेणी, जूरा पर्वत, पिनेरी पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के मध्य है। फ्रांस से ऊपर की साइड में जूरा पर्वत है, उससे ऊपर क्या बॉसजा पर्वत श्रेणी है। तो स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो इसके मध्य में भी एक पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है, इस पर्वत श्रृंखला का जो नाम है वो है, इससे आगे देखें यहाँ पे क्या है, एक यूक्रेन है। क्या है, यूक्रेन, यूक्रेन। तो यूक्रेन के अंदर जो पर्वत श्रृंखला है वो है काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत। और काकेशस पर्वत की जो ऊंची चोटी है तो वो कौन सी ऊंची चोटी है। तो इसकी ऊंची चोटी है माउंट एलबुर्ज, माउंट एलबुर्ज। यूरोप का सर्वोच्च शिखर, यूरोप का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो वो माउंट एलबुर्ज। ऊंचाई की बात करें तो 56-28 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। काकेशस पर्वत पर जो यूक्रेन के अंदर है, यूक्रेन वाले भाग में काकेशस पर्वत है, तो माउंट एलबुर्ज इसकी सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर है, यूरोप का सर्वोच्च शिखर है। और स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य में जो पर्वत श्रृंखला है वो है आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत। और इस आल्प्स पर्वत पर जो ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लांक, माउंट ब्लॉन्क, ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। माउंट ब्लांक इसकी सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 4807 मीटर। क्या है इसकी ऊंचाई है माउंट ब्लांक की। तो आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है माउंट ब्लांक ऊंची चोटी, कहाँ की, यूरोप के अंदर। और 4807 मीटर इसकी ऊंचाई है। यूक्रेन के अंदर एक पर्वत है काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत। तो इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो माउंट एलब्रुज, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पर यूराल पर्वत है, यहीं पर क्या है, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। अब यूराल पर्वत क्या काम करता है, तो यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है, तो यूरोप को एशिया से अलग करता है यूराल पर्वत। तो इनकी सीमा पर
तो यूरोप तथा एशिया की सीमा पर है कौन? यूराल पर्वत। तो हमने देखा यूरोप महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? बॉसजॉस पर्वत श्रेणी, जूरा पर्वत, पिनेरीज पर्वत श्रेणी, स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य कौन सी? आल्प्स पर्वत, माउंट ब्लांक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 4807 मीटर इसकी ऊंचाई है। यूक्रेन के अंदर काकेशस पर्वत है, काकेशस पर्वत की ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुज, यूरोप का सर्वोच्च शिखर है। यूरोप तथा एशिया की सीमा पर यूराल पर्वत है और यहीं से यूराल नदी निकलती है। तो अब हम देखेंगे अगली हेडिंग जो डाले हैं आप, वो डाला है यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदी। तो एक नदी यहां से निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, और एक नदी निकलती है हमारी आल्प्स पर्वत से, और एक नदी यहीं से निकलती है आल्प्स पर्वत के पास से, एक नदी यहां से निकलती है। इन नदियों के नाम क्या हैं? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से जो नदी निकलती है ये जल अपना कहाँ गिराती है? ये काला सागर में अपना जल गिराती है, काला सागर में अपना जल गिराती है। इस नदी का जो नाम है वो है डैन्यूब नदी। तो डैन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और अपना जल कहाँ गिराती है? काला सागर में अपना जल गिराती है। आल्प्स पर्वत से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है राइन नदी। कौन सी नदी है? राइन नदी। तो लिखे हैं राइन नदी। और राइन नदी का जो क्षेत्र है, प्रदेश है, उसे कहते हैं रूहुर प्रदेश। इसका जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं रूहुर प्रदेश। और यहाँ पर किसकी प्राप्ति होती है? तो यहाँ पर कोयला की प्राप्ति होती है, कोयला की प्राप्ति। इसलिए इसे क्या कहते हैं? यूरोप का हृदय स्थल कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? यूरोप का हृदय स्थल कहते हैं, यूरोप का हृदय स्थल कहते हैं। किसे? जो राइन नदी का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से कोयला की प्राप्ति होगी। जब कोयला की प्राप्ति होती है इसे कहते हैं यूरोप का हृदय स्थल। और यहाँ पे एक सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है रॉटरडम बंदरगाह। तो यहाँ पर लिखे हैं किसके? राइन नदी के मुहाने पर, राइन नदी के मुहाने पर बंदरगाह है एक। राइन नदी के मुहाने पर बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह है? तो उस बंदरगाह का नाम है रॉटरडम बंदरगाह। ये क्या है? व्यस्ततम बंदरगाह। व्यस्ततम क्यों? बिजी क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ से क्या होता है? व्यापार होता है। तो व्यस्ततम बंदरगाह है। तो रॉटरडम बंदरगाह कैसा है? व्यस्ततम बंदरगाह है। किस नदी पर है? तो राइन नदी के मुहाने पर है। इनसे एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सीन नदी। और बलदाई पहाड़ियां हैं, यहाँ पे हैं बलदाई पहाड़ियां। और बलदाई पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का नाम है बोल्गा नदी। तो बोल्गा नदी, तो यहाँ पर लिखे हैं बोल्गा नदी। और बोल्गा नदी कैसी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी। तो लिखें यूरोप की सबसे लंबी
नदी। और ये अपना जल कहाँ गिराती है? तो कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है डैन्यूब नदी, और डैन्यूब नदी अपना जल देती है, काला सागर में अपना जल गिराती है। यहाँ पे एक क्षेत्र है आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत, और आल्प्स पर्वत से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है राइन नदी, और उसी के पास एक नदी और निकलती है सीन नदी। तो राइन नदी का जो क्षेत्र है वो कहलाता है रुहुर प्रदेश, रुहुर प्रदेश। क्यों? इससे होती है कोयला की प्राप्ति, इसलिए इसे यूरोप का हृदय स्थल कहते हैं, यूरोप का हृदय स्थल कहा जाता है। राइन नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है रॉटरडम बंदरगाह, और रॉटरडम जो बंदरगाह है वो व्यस्ततम बंदरगाह है, व्यस्ततम बंदरगाह है। तो हमने देखा यूरोप को कंप्लीट तरीके से, पूरे यूरोप को, यूरोप के अंदर क्या क्या चीज़ें थीं, पर्वत श्रृंखलाएं, और यूरोप के अंदर क्या प्रमुख खाड़ियाँ और इसके नदियाँ कौन कौन सी थीं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।